हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हम लोग करते हैं और उसी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन की अपनी एक यूनिट है। उस इंटरनेशनल रिलेशन में एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोचेस यानी कि उपागम। उस उपागम की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी सबसे मुश्किल वाली यूनिट्स हैं वो मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू रिवीजन करवाते हुए आपको आगे लेके चलूँ। क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है, यूजीसी नेट का पेपर आ रहा है, केवीएस है, डीटी प्लस भी है, एचटेट है, बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी टॉपिक वाइज चलेंगे, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने भी मुश्किल टॉपिक्स हैं जो आपको आसानी से एक जगह नहीं मिलते, वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये एक रिवीजन सीरीज है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है हम उन पॉइंट्स को कवर करते हुए पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसी क्लास के अंदर यानी इसी क्लास में इसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इन पे बनते हैं। जिस बच्चे को पॉलिटिकल साइंस का पी भी नहीं पता और वो अगर इस सीरीज को सुन रहा है तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं जो मैं यहाँ करवाऊंगी वो टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब आप कहेंगे मैडम क्या इतना ही पढ़ना है? देखो, एग्जाम के अंतिम दिनों में इतना ही पढ़ना सफिशिएंट होता है। ठीक है, इतना ही इन द सेंस रिवीजन के लिए है ये सीरीज, मैं बहुत डीप में आप लोगों को घुस के ये चीजें नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास को बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम, सबसे पहले अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं, कहां कहां से सवाल निकल सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए मैं आगे चलूंगी। देखिए क्या कहता है, कहता है ये एक स्वतंत्र विषय है। सबसे पहले तो आप ये मानोगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो ऑटोनोमस होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे समाज शास्त्र एक यानी सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन भी एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, 1914 से इसकी जो पढ़ाई है वो शुरू हुई है, 1914 से इसके अध्ययन को शुरू किया गया है। इनमें विशेष योगदान जो है वेल्स विश्वविद्यालय ने दिया है। वेल्स विश्वविद्यालय के एल्फर्ड जर्मन चार्ल्स वेबस्टर ने इसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान दिया है। फिर एक सवाल बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी कि तत्व कौन से हैं। प्रमुख तत्व कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, किन चीजों पे सबसे खासा ध्यान दिया जाता है? राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट, विवाद क्या चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रही है, पावर, कॉपरेशन, ये चार जो है वो इसके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग लोग राष्ट्रीय हित की, देखो अल्टीमेट एम क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में? नेशनल इंटरेस्ट। आदर्शवादी लोग कहते हैं शांति से नेशनल इंटरेस्ट तक पहुंचो, यथार्थवादी लोग कहते हैं शक्ति का प्रयोग करके, पावर का प्रयोग करके पहुंचो, नारीवादी लोग कहते हैं कि महिलाओं की इंपॉर्टेंस से, महिलाओं की इंक्लूसिवनेस से, महिलाओं को शामिल करके अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रीय हित को बदल सकते हो। कोई कहते हैं कि विदेश नीति ऐसी बनाओ जिससे राष्ट्रीय हित ही लक्ष्य दिखे, कोई कहता है समाज की संरचना से राष्ट्रीय हित तक पहुंचे जा सकते हैं। यानी अल्टीमेट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित अपने को देखना है। हर किसी का अपना अपना राष्ट्रीय हित होता है। भारत का राष्ट्रीय हित अलग है, अमेरिका का हित अलग है, जापान का अलग है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो हर देश अपने हिसाब से अपना हित चाह रहा है, नेशनल इंटरेस्ट चाह रहा है। यानी कि नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो स्वार्थ परखता है, यानी कि जो सेल्फिशनेस है, वो आपको चरम पे दिखेगी, जो एक्सट्रीम पे दिखेगी। हर कोई सिर्फ अपने देश की बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, ये चार तत्व हैं। और राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए कोई सहयोग पर बल देता है, तो कोई शक्ति पर बल देता है, कोई संघर्ष पर बल देता है। इस तरीके से अलग अलग उपागम जो है, अलग अलग अप्रोचेस बनी है। जैसे जो शांति पे बल देते हैं आदर्शवादी में चले गए, जो शक्ति पे बल देते हैं वो रियलिस्ट यानी कि रियल बातें कर रहे हैं, यथार्थवादी लोग हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग अप्रोचेस बनी है। सबसे पहली अप्रोच जो है आदर्शवादी उपागम। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ी ये चीजें मैं उसको बता दूं, अप्रोच होता क्या है। अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स पढ़ने का तरीका, किसी चीज के अध्ययन का तरीका, किसी चीज को समझने का तरीका उपागम या अप्रोच कहलाता है। कहते हैं ना आपकी अप्रोच क्या है, इस सब्जेक्ट को करने की आपकी अप्रोच क्या है। मुझसे भी सवाल पूछते हैं मैम पॉलिटिकल साइंस को आसान बनाने की हम अप्रोच क्या रखें। अप्रोच मतलब तरीका, द वे टू डू एनीथिंग, किसी चीज को करने का तरीका इज अप्रोच या उपागम उसको कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे करना है राष्ट्रीय हित करना है।
राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट करना है, उस नेशनल इंटरेस्ट तक पहुंचने के अलग अलग विद्वानों के जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आइडियलिस्ट अप्रोच की, यानी कि आदर्शवादी उपागम की। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है आदर्शवाद। आदर्शवाद यानी कि ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे, ये क्या कहेंगे, प्यार मोहब्बत से चीजों को सुलझा लो। तो यहाँ पे यही है, ये लोग क्या है, ये राष्ट्रीय हित को लेने के लिए शक्ति के स्थान पर यानी पावर के स्थान पर सहयोग पर बल देते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये वो दृष्टिकोण है कि राष्ट्रों के बीच में ना ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं है, बड़े बड़े विवाद नहीं होते हैं कि आप सीधा युद्ध पे चले जाओ, आप अपनी पावर्स दिखाने लग जाओ। आपको शक्ति के स्थान पे सहयोग करना चाहिए, शांतिपूर्ण पूर्वक सहयोग आपको एक दूसरे का करना चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में ये बिलीव करते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय शांति ही इनका सबसे पहला लक्ष्य है। ये नैतिकता यानी मोरालिटी और सहयोग पर बल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आदर्शवाद के की पॉइंट, शक्ति के स्थान पर सहयोग पर बल, ठीक है, ये शांति पे प्रथम लक्ष्य मानते हैं, नैतिकता और सहयोग पे ये बल देते हैं, आदर्शवादी उपागम। अब इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसकी दो शाखाएं हैं, दो शाखा यानी दो ब्रांचेस हैं आदर्शवादी उपागम की। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं, पहली है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। शांति यानी ये बात करते हैं कि आपको जो भी प्राप्त करना है, शांति स्थापित करने के लिए आप शांति पर आधारित ज्ञान के संचय पर बल दो। मतलब कि अपनी नॉलेज से, अपने कॉपरेशन से, अपने सहयोग से पूरे विश्व के अंदर शांति लेके आओ। और शांतिपूर्ण क्षेत्रों की ही तलाश आपको करनी चाहिए कि कौन सा तरीका ऐसा है जो पीसफुल तरीके से हम इस चीज को अचीव कर सके। ये कौन है, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, आदर्शवादी उपागम का एक तरीका। दूसरा है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अंदर क्या होता है, ये व्यवहारिक कदम उठाने की बात करते हैं। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि शांति तो ठीक है, आदर्शवादी है तो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप चुपचाप बैठे हो, ये आदर्शवाद नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें, कुछ व्यवहारिक जो होने लायक है वो काम आप करो, पर पीसफुल रहो। जैसे धरना कर रहे हो, जैसे चिट्ठियां लिख रहे हो, जैसे कहीं पे कह रहे हो कि आ जाओ टेबल पे बातें करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, हम सेमिनार करते हैं, आओ मिलके बात कर लेते हैं। मतलब क्या कह रहा है, कुछ व्यवहारिक चीजें इसके अंदर शामिल कर दो तो वो क्या बन जाता है, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, यानी कि वर्ल्ड सिस्टम व्यू जो है वो बन जाता है। तो ये दो शाखा है किसकी, आदर्शवादी तरीकों। ठीक है, इसके जो प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, यहाँ पे सवाल आ जाता है। ये सहयोग और नैतिकता, मोरालिटी में बिलीव करते हैं आदर्शवादी लोग। और इसके समर्थक हैं वुड्रो विल्सन, कांत, ग्रीन, डेविड हेल्ड। ठीक है, ये जो है वो आदर्शवादी उपागम के समर्थक है। अब इसकी अवधारणा यानी कि इसकी अप्रोच के अंदर और क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये क्रमिक विकास में, ये एकदम से विकास की बातें नहीं करते हैं। आदर्शवादी लोग कभी भी सडन चेंज की बातें नहीं करेंगे, सडन डेवलपमेंट की बातें नहीं करेंगे, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट की यानी क्रमिक विकास की बातें करते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या कहता है, ये समाज की छवि, शक्ति, राजनीति, हिंसा, अनैतिकता, इसको काट देते हैं। ये कहते हैं इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे सिर्फ माहौल खराब होगा, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, कॉन्डरसैट ने 1795 ईस्वी में आदर्शवाद के विचार का वर्णन अपनी पुस्तक स्केच फॉर अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, ये बुक आपको याद रखनी है, कॉन्डरसैट की है। और कॉन्डरसैट जो है वो आदर्शवादी उपागम में बिलीव करता है, ये आपको याद रखना है। कॉन्डरसैट आदर्शवादी उपागम, आइडियलिस्ट अप्रोच में बिलीव करता है। 1795 में इसने बुक लिखी अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, ये बुक का नाम है। यहाँ युद्ध, विषमता, शिक्षा, विज्ञान, ये सारी धारा जो है, ये क्या कहता है, एक ऐसे आदर्श विश्व की व्याख्या की कल्पना की है जहां युद्ध, विषमता, शिक्षा, विज्ञान आदि के माध्यम से मानव कल्याण की धारा विकसित हो। मतलब कि ये कहता है कि इस तरीके से हमको आदर्श विश्व बनाना है जहां पे ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, इसकी मान्यताएं क्या क्या है, आदर्शवादी उपागम क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि इंसान खुद में ही बहुत अच्छा है, आपको जो है वो अलग अलग तरीके से युद्ध की और संघर्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। इंसान मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा और सहयोगी होता है। युद्ध तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सबसे ज्यादा खराब वाली विशेषता है, सबसे गलत बात ही युद्ध है। मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं है, इंसान बुरा नहीं है, बुरी संस्था है, बुरी क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है, वही इंसान एक वक्त में इतना अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसका समय ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आदर्शवादी ये कहते हैं कि मनुष्य बुरा नहीं होता, संस्थाएं बुरी है, यानी उस संस्था के रूल्स, उसके अंदर भ्रष्टाचार आता है। मनुष्य जब किसी संस्था से जुड़ जाता है तब वो भ्रष्ट होता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है
कि संस्थाओं के कारण व्यक्ति बुरा होता है। युद्धों को रोकना असंभव नहीं है, लेकिन अगर हम संस्थागत सुधारों से चले, अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे यूएन के अंदर रिफॉर्म की बातें चल रही है, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, अगर हम सुधारों के माध्यम से चले तो युद्ध को रोकना आसान है और हम अपने राष्ट्र हित तक बिना युद्ध ही पहुंच जाएंगे। तो ये तो थी आदर्शवादी धारा, जिसकी दो ब्रांचेस कौन कौन सी है वो हमने देखा। एक है शांति व्यवस्था, एक है विश्व व्यवस्था। शांति में सिर्फ शांति की बात है, विश्व के अंदर क्या है कि शांति के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण की भी बात की है। कॉन्ड्रसेट आदर्शवादी हैं, उनकी बुक का नाम हमने किया, 1795 में उन्होंने बुक लिखी। ये लोग मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, संस्थाओं के अंदर है। अगर हम संस्थागत सुधार की बात करें तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे बुरी बात है। ये मेन बातें जो है वो आदर्शवादी कल्पना के अंदर आएगी। अब बात करते हैं रियलिस्ट अप्रोच की, यानी यथार्थवादी उपागम की। यथार्थवादी लोग कौन है? जो रियलिस्ट यानी कि हकीकत में बिलीव करते हैं, जो रियलिज्म यानी कि हकीकत में बिलीव करते हैं, उनकी बात करते हैं हम। रियलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। ये किस पे बल देते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र हित इनका उद्देश्य है, और शक्ति पर, पावर। ये कहते हैं कि पावर, मॉर्गन थाउ के बारे में इसमें सबसे ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। राष्ट्र हित एवं शक्ति पर ये बल देते हैं। वो लोग सहयोग पर बल दे रहे थे, ये लोग राष्ट्र हित और शक्ति पर बल देते हैं। इसके प्रमुख विचारक कौन है? राइनल्ड नेबुर, स्पाइकमैन, एरिको पेमैन, ई.एच. कार, स्वाज वैगनर, हेनरी किसिंजर, क्विंस राइट, मार्टिन हाइट। ये सारे जो हैं वो रियलिस्ट अप्रोच के उपागम वाले लोग हैं। मॉर्गन थाउ ने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में इसको सैद्धांतिक यानी इसको एक थ्योरी वाला रूप दिया है। मॉर्गन थाउ ने 20वीं सदी में अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और उसके अंदर ये सैद्धांतिक रूप जो है वो दिया है, ठीक है। मॉर्गन थाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रथम कुंजी राष्ट्र हित है। ये क्या कहता है? कहता है कि जो सबसे पहली की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। हमको राष्ट्र हित देखना है, हमको अपने देश का हित देखना है, ठीक है। और ये राष्ट्र हित को ही शक्ति कहते हैं। क्या मतलब? ये कहते हैं कि शक्ति है ना आपके पास, तो आपके इंटरेस्ट अपने आप पूरे हो जाएंगे, तो आप जितना हो सके शक्ति को कलेक्ट करते रहो। मॉर्गन थाउ के अनुसार शक्ति साध्य एवं साधन दोनों है। ये क्या कहता है? कहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? शक्ति का ही यूज करना पड़ेगा। प्यार से बातें नहीं बनेगी, शक्ति का यूज करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि जो आपकी मंजिल है, यानी जो साधन है, जो साध्य है, वो भी शक्ति है, और जो साधन है वो भी शक्ति है, ठीक है। इसलिए शक्ति साध्य है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आप इस बात को ऐसा भी समझे कि ये मंजिल राष्ट्रीय हित को मान रहा है, ये तो राष्ट्रीय हित को ही शक्ति कह रहा है, तो ये राष्ट्रीय हित और शक्ति एक ही शब्द का यूज कर रहा है। कह रहे शक्ति के माध्यम से ही आप अपने नेशनल इंटरेस्ट पर पहुंच सकते हो। इस प्रकार मॉर्गन थाउ क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित अगर आपको पाने हैं तो शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव नहीं कर सकते। तो मॉर्गन थाउ क्या कहता है कि शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट तो अपने आप मिल जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि आप अपने अंदर गुण लाइए, पैसा तो अपने आप झक मार के आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये कहता है कि शक्ति अगर आप अचीव कर लोगे तो आपके पास राष्ट्र हित तो अपने आप आ जाएगा। अब यथार्थवादी जो रियलिस्ट अप्रोच है उसके नियम क्या है, ठीक है, उसके नियम क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, मॉर्गन थाउ के अनुसार शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। ये कैसी शक्ति की बात कर रहे हैं? ये पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, ये सैन्य पावर की बात नहीं कर रहे, ये सेना की बात नहीं कर रहे, ये राजनीतिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं। राजनीतिक शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है। क्या होता है राजनीतिक शक्ति? व्हाट इज पॉलिटिकल पावर? राजनीतिक शक्ति होता क्या है? राजनीतिक शक्ति वो होता है, पॉलिटिकल पावर वो होता है जिसमें आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके, यानी अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग करके सामने वाले देश को अपने अनुकूल बना लें। सामने वाले देश को अपने अनुकूल बना लें, उसको आप क्या कह रहे हो? वही आपकी राजनीतिक शक्ति है कि किस तरीके से आप अपने अपने हितों को पूरा करवा रहे हैं, अपने दिमाग से सामने वाले देश को अपने अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र की नीतियों एवं व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होता है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि बातों बातों में ही क्या करते हैं, जो काम खुद को करवाना हो वो निकलवा जाते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं लगता मैंने उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। भगवान ऐसे ही तो है, अपने को पता ही नहीं लगता हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने अनुकूल काम करवा रहा है हमसे। बिल्कुल इसी तरीके से राजनीतिक शक्ति वो है जब आप अपने राष्ट्र के हित सामने वाले राष्ट्र से पूरा करवा लेते हैं और उसे पता ही नहीं लगता, ठीक है। उपरोक्त विचार मतलब ये क्या है?
मार्गेनथाउ यथार्थवादी उपागम के 6 नियम देते हैं, जिसमें सबसे पहले नियम कौन से हैं? राजनीति और मानव प्रकृति। राजनीति और मानव प्रकृति। तो मार्गेनथाउ का ये कहना है कोई भी राष्ट्र वहां के मानव से ही बना है, कोई भी राष्ट्र वहां के मनुष्य से ही बना है। और मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है। मनुष्य कैसा है? लालसा, उसके अंदर डिजायर्स हैं, वो लालची है। बिल्कुल इसी तरीके से राष्ट्र भी स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और ये सही भी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए राष्ट्र को। अब भारत अगर ये सोचे कि पाकिस्तान को बुरा ना लग जाए, अफगानिस्तान को बुरा ना लग जाए, अमेरिका को बुरा लग जाए, तो फिर तो भाई हो लिया अपना काम। तो यहाँ पे मार्गेनथाउ यही कहता है मनुष्य कैसा है? मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक है, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव ही इमोरल है, और हमसे ही राष्ट्र बना है, तो राष्ट्र भी इमोरल एक्टिविटी करता है। तो इसके दो प्रमुख अवगुण, मनुष्य के दो प्रमुख अवगुण, यानी कि बुराई क्या है मनुष्य में? स्वार्थ परता, सेल्फिशनेस, और प्रभुत्व लालसा। हम सोवरेनिटी की डिजायर रखते हैं कि हम सारे डिसीजन खुद से लें, ये लालच हमारे अंदर होता है। ठीक है, तो कहता है कि स्वार्थ परता का क्षेत्र तो सीमित है, आप सेल्फिशनेस तो फिर भी लिमिटेड नेचर में दिखाते हो, लेकिन जो डिजायर है ना आपकी, ये खुद को आजाद रखने की, कि हम पे कोई रोक टोक ना हो, हम अपने डिसीजन खुद से लें, ये तो असीमित है, ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और इस लालसा के लिए ही हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप अपनी बातें तभी तो मनवा पाओगे जब आप पावरफुल हो, आपकी सोवरेनिटी, आपके निर्णय को तभी तो मान्यता मिलेगी जब आप पावरफुल हो। आप अगर पावरफुल ही नहीं हो तो आपकी कौन मानेगा? आपका पड़ोसी देश ही आपको देश मानने से मना कर देगा। चाइना ने ये कहा है, आज अगर चाइना कुछ कह दे तो आसपास वाले देशों को उसकी वैल्यू होती है, अच्छा चाइना ने कहा है। अगर कोई कह दे यार ये फलान देश ने कहा है, छोटा सा कोई टिंगू सा देश है जिसकी कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप भी कहोगे बोलने देना, ऐसे ही बोलता रहता है वो। तो कहने का भाव क्या है कि आपकी जो सोवरेनिटी है, आपकी जो संप्रभुता है, आपकी जो डिजायर है, जो प्रभुत्व लालसा है, वो तभी आपकी पूरी होगी। वैसे तो पूरी हो ही नहीं सकती, असीमित है। वो तभी पूरी होगी जब आपके पास शक्ति है। ठीक है, शक्ति के लिए ही कोई राष्ट्र संघर्ष करता रहता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी राष्ट्र मानव से ही मिलके बना है। ठीक है, राष्ट्र की प्रकृति में भी दो अवगुण है, राष्ट्र भी सेल्फिश है और अपने आप की बातें मनवाने के लिए अग्रसर रहता है। तो राजनीतिक शक्ति के लिए ही, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहला इसने जो 6 नियम में से पहला नियम इसने बताया राजनीति और मानव प्रकृति, कि राजनीति मानव प्रकृति से ही चलती है, जैसा मानव का नेचर है ऐसी ही राजनीति होगी, क्योंकि मानव से ही राष्ट्र बनते हैं। दूसरा नियम इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय हित की प्रधानता, कि कुछ भी हो जाए आपको राष्ट्रीय हित देखना है, कुछ भी हो जाए। रियलिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं जी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखो, भाड़ में गई जनता, अपना काम बनता है, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र या उसके नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। अब कोई लोग अपने हित को ही राष्ट्रीय हित कहते हैं कि मेरा भला ही तो राष्ट्र का भला है, वो अभी देखेंगे किस किस तरीके के राष्ट्रीय हित होते हैं। कहता है कोई भी बंदा, कोई भी नेता या कोई भी राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा ले रहा है तो वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेता है। मॉर्गनथाउ का मत है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति के माध्यम से ही संभव है। अगर आपके पास पावर होगी तभी आप राष्ट्रीय हित को प्राप्त करोगे। ठीक है, अगर आपके पास पावर है तो राष्ट्रीय हित तो आपको खुद से खुद मिल जाता है। इस प्रकार मॉर्गनथाउ शक्ति को साध्य, मतलब शक्ति क्या है? जरिया है, क्या प्राप्त करने का? राष्ट्रीय हित प्राप्त करने का। राष्ट्रीय हित को साधन मान रहा है और शक्ति को साध्य मान रहा है। वो राष्ट्रीय हित को ही शक्ति कह देता है। तो अगर आपको ये दिखे कि वो शक्ति को ही साध्य और साधन कह रहा है, वो भी ठीक है। वो शक्ति को साध्य और राष्ट्रीय हित को साधन कह रहा है, तो भी सही है। ठीक है, मॉर्गनथाउ के राष्ट्रीय हित संबंधी निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार है। ये क्या कहते हैं मॉर्गनथाउ कि अब जो राष्ट्रीय हित होते हैं ना, उसमें भी वर्गीकरण होता है। उपराष्ट्रीय हित, उपराष्ट्रीय हित क्या होता है? जब नेता अपने वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग ले। कोई नेता अपने वर्ग के लिए, अगर मतलब खुद के वर्ग के लिए, भाई हमारे हमारे इस सेक्टर का भला हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, अपने वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम WTO की मीटिंग में क्यों हिस्सा लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं ताकि किसानों को वो छूट मिल सके, किसानों को छूट मिल सके। हम UN में क्यों जाते हैं? ताकि पाकिस्तान को हम ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डलवा दे टेररिज्म के लिए। मतलब हम पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए, कोई नेता अपने वर्ग के हित के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहा है। अन्य राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? इसके अंदर कोई राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा था अपने हितों की पूर्ति के लिए, कि इस अफगानिस्तान के अंदर कोई साम्यवादी देश कब्जा ना कर ले। जैसे अमेरिका हैती और इराक के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है अपने हितों की पूर्ति के लिए,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी दूसरे देश में अन्य राष्ट्रहित इसको कहते हैं, किसी दूसरे देश का राष्ट्रहित दिखा रहे हो कि देखो अमेरिका तो कितना अच्छा है, अफगानिस्तान के अंदर अपनी आर्मी खड़ी कर रखी है, लेकिन उसमें भला तो अमेरिका का ही था ना, अपने फायदे के लिए वो अपनी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर खड़ी करके आया। जिस दिन उसे लगा हमारा फायदा खत्म हो गया, उसने अपनी आर्मी वापस बुला ली। बिल्कुल इसी तरीके से इराक के अंदर अगर अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है तो खुद के लिए कर रहा है, ठीक है। तो अन्य राष्ट्र हित क्या है, जहां आप अपने राष्ट्र के हित की पूर्ति के लिए दूसरे के राष्ट्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। अधिराष्ट्र हित क्या होता है, ये अंधराष्ट्रवाद है, जैसे साम्यवादी सरकार, ये भाई हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र, ये चीजें हैं अंधराष्ट्रवाद। तो तीन तरीके के राष्ट्रीय हित मार्गेंथाउ ने बताए। उपराष्ट्रीय हित, जहां पे नेता अपने वर्ग के हितों के लिए काम कर रहा है। फिर अन्य राष्ट्रीय हित, जहां पे कोई देश सामने वाले देश के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है खुद के देश के हितों की पूर्ति के लिए। और अधिराष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रवाद होता है, ठीक है। यानी इसने दूसरा नियम क्या बताया, राष्ट्रीय हित। पहला नियम क्या बताया था, राजनीति और मानव प्रकृति। तीसरा इसने नियम क्या बताया है, यथार्थवादी उपागम का, राष्ट्रीय हित का निश्चित अर्थ ना होना। कहता है कि राष्ट्रीय हित का ना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स यानी स्थिर, और एक होता है अस्थिर। फिक्स का मतलब क्या है, जैसे भाई हमको राष्ट्रीय एकता लानी है, अखंडता लानी है, भौगोलिक एकता लानी है, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट हमेशा रहेंगे कि भारत एक रहे, अखंड रहे, भारत समाजवादी रहे, भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला रहे, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता रहे, ये नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती रहती है समय के साथ, जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित। आज हमारा आर्थिक हित ये है कि भाई हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी आएंगी उतना फायदा होगा। एक समय था जब भारत को ये था कि एमएनसी कंपनी नहीं आनी चाहिए। तो समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती है, उसको कहते हैं अस्थिर हित। मार्गेंथाउ ने हित को भी दो प्रकार से बताया है, स्थिर हित और अस्थिर हित, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसने चौथा नियम यथार्थवाद का क्या बताया है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। कि अगर आपको राजनीति, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय है चाहे वो राष्ट्रीय है, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेना है तो विवेक यानी बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी शक्ति का प्रयास वही राष्ट्र कर सकता है जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर विजडम है। प्रत्येक राष्ट्र का विवेक ही उसकी राजनीति का आधार है, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा नियम क्या बताता है, राष्ट्रीय नैतिक नियम की सार्वभौमिकता नैतिक नियम से भिन्नता। क्या कहता है, कहता है कि भाई देखो, जो सार्वभौमिक नैतिक नियम है, जो यूनिवर्सल मॉरल रूल्स है, वो क्या कहते हैं कि शांति से काम करो, शांति से काम करो, शांति से काम करो। लेकिन सिर्फ इस शांति के बलबूते पे अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक ना करे तो भारत का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाना है एक दिन। आसपास इतना टेररिज्म है, अभी आप देख रहे हो पहलगाम के अंदर भी इतना टेररिज्म है, अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। तो सार्वभौमिक मॉरल चीजें क्या कह रही है, यूनिवर्सल मॉरल चीजें, सार्वभौमिक नैतिक नियम तो ये कह रहे हैं शांति से काम करो, शांति से, पर हमको ये शांति छोड़नी पड़ती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय नैतिक नियम जो है वो सार्वभौमिक नैतिक नियम से अलग होते हैं। यही बात मार्गेंथाउ यहाँ पे कह रहा है। छठा नियम ये क्या कहता है, कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। कहता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, उसको किसी से लिंक करके मत पढ़ो, उसको राजनीति से, उसको पॉलिटिक्स से, उसको इकोनॉमी से, समाज से लिंक करके मत पढ़ो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक डिफरेंट क्षेत्र है, तो उसको बिल्कुल ऑटोनोमस तरीके से पढ़ो। इसको स्वतंत्र बनाने के लिए ही मार्गेंथाउ हमेशा कोशिश करता रहता है। ये थे इसके 6 नियम, ठीक है। अब इसके बाद मार्गेंथाउ के विश्लेषण, ठीक है, इन 6 उपागमों के एक्सप्लेनेशन पे हम चलते हैं कि इसका क्रक्स क्या है। अब ये क्या कहता है, कहता है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है, भारत की भी फॉरेन पॉलिसी है, हर देश की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी आदर्शवादी, थोड़ी सी यथार्थवादी है, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी गुटनिरपेक्षता के साथ है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बात है कि हम सबके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि हम नॉन एग्रेशन की तरफ है, हम उग्रवादी नहीं है, हम शांति वाले देश हैं। इस तरीके की बातें भारत की फॉरेन पॉलिसी करती है। कोई भी देश की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, वहां के राष्ट्र हित को लक्ष्य बनाते। अब हमारा राष्ट्र हित जिसमें है, हमने अपनी विदेश नीति उसी तरीके से तैयार कर रखी है। जैसे जैसे हमारे हित का नेचर बदलता रहता है, वैसे वैसे हमारी विदेश नीति भी बदलती रहती है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कभी बदल देते हैं, ठीक है, कि भारत अब कभी भी टेस्ट नहीं करेगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।
तो भारत अभी तक इस पे अडिग है, जब जरूरत लगेगी तो हम फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है विदेश नीति के निर्धारित तत्व जो है वो राष्ट्रीय हित की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं कि किसी राष्ट्र द्वारा अपनी समग्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर विदेश नीति जो है राष्ट्र हितों को व्यक्त करती है कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, राष्ट्र हित। तो अपने राष्ट्र हित को ही लक्ष्य लेके कोई भी देश जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी तैयार करता है, विदेश नीति तैयार करता है। ठीक है, अब कहता है कि व्यक्ति, लोकमत, वर्गीय हित, दलीय नीति, इनके कारण जो है वो हित बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, तो विदेश नीति भी बदलती रहती है। शांति के प्रयास, राष्ट्रीय हितों में शांति के प्रयास सदैव ही संघर्षों को जन्म देते हैं। आप जितनी ज्यादा शांति लेके आना चाहते हो उतना ज्यादा युद्ध आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्लास के अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आप टीचर बन रहे हैं, क्लास के अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कभी कभी तो प्यार से बातें मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार से ज्यादा गुस्सा दिखाना पड़ता है। ये डंडा मार दिया किसी एक बच्चे को, मतलब वहां पे क्या हुआ, आपको अगर शांति लानी पड़ी तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स करने पड़े, आपको संघर्ष करने पड़े। यही चीज मार्गेनथाउ कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो संघर्षों को जन्म देना पड़ेगा। ठीक है, और शांति की समस्या और संभावना के प्रयासों को ये तीन भागों में बांटते हैं। नियंत्रण द्वारा, कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करोगे? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कैसे कंट्रोल करोगे कि हम भी अपने शस्त्र फेंक रहे हैं, तुम भी अपने शस्त्र फेंक दो। कलेक्टिव सिक्योरिटी, तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। न्यायिक समझौते, जुडिशियल समझौते हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके खड़े हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाके खड़े हो गए। शांतिपूर्ण परिवर्तन हम कर रहे हैं, विश्व के अंदर सरकार बना दी जैसे यूनाइटेड नेशन कि तुम देखना कुछ गलत हो रहा है तो। इस तरीके से एक तो ये तरीका है। दूसरा, रूपांतरण द्वारा, मतलब कि विश्व का एक अलग समाज बना दो, विश्व का एक राज्य बना दो। ठीक है, उस राज्य की एक सरकार होगी, उस समाज की एक सरकार होगी जो सारे काम को संभालेगा। और समझौते द्वारा, राजनय द्वारा, मतलब कि अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम सामने वाले देश से कहेंगे आ जाओ मीटिंग करते। ठीक है, तो तीसरा तरीका जो है शांति के प्रयास का, ये सबसे बढ़िया मानता है कि वर्तमान काल में राजनय जो है वो एक व्यवहारिक साधन है जिसमें आप सामने वाले देश से बात करते हो, पहले प्यार से मनाने की कोशिश करते हो और नहीं मानता तो धमकी देनी पड़े तो वो भी दे दो। मार्गेनथाउ ऐसी बातें करता है। राजनय कूटनीति से ही आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति ला सकते हो। ये बात कौन कह रहा है? मार्गेनथाउ कह रहा है। तो अब ये क्या कहता है राजनीति या डिप्लोमेसी के बारे में, कूटनीति के बारे में, उसको समझो। कहता है कि जो भी राष्ट्र होता है वो सेल्फिश होता है और पावर की लालसा उसके अंदर होती है, और इस पावर की लालसा के कारण ही संघर्षों को जन्म होता है। जैसे भाई कोल्ड वॉर में भी तो यही हो रहा था कि अच्छा रशिया ने मतलब यूएसएसआर ने इतनी मिसाइल बना ली, उधर फिर अमेरिका ने अपनी इतनी मिसाइल्स बना ली। ये सब क्या हो रहा था? ये शक्ति की लालसा ही तो थी जो संघर्षों को जन्म दे रही थी, जो कंपटीशन को जन्म दे रही थी। कहता है मार्गेनथाउ कि डिप्लोमेसी के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, कूटनीति के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। कुछ दो प्रकार के कार्य करती है कूटनीति। कुछ काम होते हैं प्रत्यक्ष, जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इस देश ने ये काम किया है। कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष काम, जहां पे आपके राष्ट्रहित अप्रत्यक्ष तरीकों से, कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि इसने इस काम को कैसे किया है, अप्रत्यक्ष तरीकों से भी आप विश्व समूह में विकास ला सकते हो। यथार्थवादी उपागम की मूल धारणाएं क्या है, अब इसको समझ लीजिए। ये कहता है प्रत्येक देश के राजनेता अपने राष्ट्रहित की सिद्धि के लिए काम करते हैं, पहला सच्चाई। दूसरा जो है भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में हम सब लोग खुश हैं। हम भी यही चाहते हैं हमारा भारत और बड़ा बन जाए, हमारा मैप और बड़ा बन जाए, हमारे अर्थव्यवस्था और ग्रो करे, हमारी यहाँ की पॉलिटिक्स और ग्रो करे, कल्चर और ग्रो करे। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। शक्ति का यूज है या हमारा जो प्रभाव है उसका यूज है, हम क्यों करते हैं? अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, मार्गेनथाउ कूटनीति के 8 नियम बताते हैं। अब इसको समझो। कूटनीति के 8 नियम ये बताते हैं, ये यथार्थवादी व्यक्ति है, ये रियलिस्ट अप्रोच जो हकीकत में संभव है। बाकी सब आदर्शवादी बातें कहने की होती है, हकीकत में है ही कि पावर है तो सब कुछ है। तो ये 8 नियम इसके बताते हैं। कौन कौन से ये नियम है देखिए। कहते हैं कि राजनीतिक नीतिगत कुशलता धर्म युद्ध की भावना से सदैव स्वतंत्र होनी चाहिए। कहते हैं अगर आप राजनीति में कूद गए ना, फिर धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म युद्ध यानी अच्छा उसको कैसा लगेगा, वो तो मेरा भाई है, वो नाराज हो गया तो अब मैं भाई की मानूं कि उसकी मानूं, ये धर्म युद्ध है। आप राजनीति में कूद गए तो धर्म युद्ध से स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा कहता है
कि विदेश नीति के लक्ष्य राष्ट्र हितों पर आधारित होने चाहिए। जो आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो उसका जो लक्ष्य होगा वो राष्ट्र हितों पर ही आधारित होना चाहिए। राष्ट्र हित कुछ है और आप सिर्फ अच्छा देश दिखने के लिए फॉरेन पॉलिसी कुछ और बना दो तो वहां डावाडोल हो जाएगी बातें। कूटनीतिज्ञ को दूसरे राज्यों के हित एवं दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब कि जब आप स्पीच दे रहे हैं, आप कभी देखना जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजनेता स्पीच देते हैं, मोदी जी दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, तो आपको यूं दिखेगा अच्छा वो सामने वाले नेशन की इतनी केयर कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने भी क्या किया, अंग्रेजों ने ये कहा अवध अच्छा शासन नहीं चला पा रहा है, सुशासन नहीं चला पा रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं चला पा रहा है, हम चलाएंगे गुड गवर्नेंस, इसलिए अवध को अपने अंडर ले रहे हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमको अवध क्यों चाहिए क्योंकि एक बफर स्टेट है। उसने क्या दिखाया कि तुमसे काम नहीं हो रहा, लो हम अच्छा काम करके दिखाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि जो कूटनीतिज्ञ होता है ना वो राष्ट्रहित तो अपने पूरा कर रहा है लेकिन सामने वाले देश के दृष्टिकोण को देखते हुए कि उसको ये लगे कि मेरे लिए काम हो रहा है। ठीक है, राज्यों को कम से कम ऐसे मामलों में समझौते करने को उद्यत रहना चाहिए जो आधारभूत महत्व के ना हो। मतलब ऐसी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंस ना हो ना उसमें ना उलझे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं उन चीजों में ना उलझे। कहीं उन चीजों में उलझ मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, अरे मंदिर इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ये यही कह रहा है कि उन मामलों में मत उलझो जो इंपॉर्टेंस वाले ना हो, कम इंपॉर्टेंस हो। राज्यों को वास्तविक लाभों की ही अधिक चिंता करनी चाहिए, जिसमें अपने वास्तविक रियल इंटरेस्ट हो उन्हीं की ज्यादा चिंता करो। किसी भी राज्य को ऐसी अवस्था तक मत पहुंचाओ जहां से लौटना असंभव है। युद्ध को इस कगार पे मत ले जाओ जैसे रशिया और यूक्रेन। अरे यूक्रेन का ऐसा हाल कर दिया, अब रशिया सॉरी भी बोल देना तो यूक्रेन कहेगा क्या सॉरी, अब मैं क्या करूं तेरी सॉरी का। तो आप कभी भी किसी देश को ऐसे कगार पे मत लेके जाएं जहां से लौटना मुश्किल हो। किसी भी राज्य द्वारा अपने से कमजोर सहायक मित्र को स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। क्या कहता है, जैसे मान लीजिए भारत के साथ कोई भी देश है, फॉर एग्जाम्पल भूटान है, एज कंपेयर टू भारत वो थोड़ा कमजोर पड़ता है, तो आप कमजोर देश को, दोस्त है हमारा पर कमजोर देश को कभी भी स्वतंत्र निर्णय लेने की आज्ञा मत दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सज्जित सेनाएं राजनीतिक सत्ता के अधीन होनी चाहिए, सेना को कभी हाथ में पावर मत दो लाइक पाकिस्तान। आप राजनीतिक सत्ता के ही अधीन रखो सेनाओं को भी। सरकार को जनता का सेवक मत मानो, सरकार जनता का सेवक नहीं है, नेता के रूप में ही काम करो। तो ये बातें जो है वो मार्गेंथाउ कहता है। ठीक है, इसकी आलोचना भी हुई, आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कितना बदतमीज सा बंदा है ना, लेकिन ये हकीकत कह रहा है भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति ऐसे ही चलती आई है। तो कहता है कि इसकी आलोचना भी हुई। कैसे आलोचना हुई, कहता है ये तो बस मानव को गंदा गंदा बता रहा है, ये तो बस उसका दुर्गुण वाला पक्ष दिखा रहा है, बुरे वाला पक्ष दिखा रहा है, ये तो एक पक्षीय वर्णन कर रहा है। पहली चीज इसका आलोचना करते हुए कहा। फिर कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी तो एक ही पक्ष का विवरण कर रहा है, सहयोग की कहीं बातें नहीं कर रहा, बस संघर्ष 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 युद्ध 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 की बातें कर रहा है। तीसरी बातें कह रहा है, कहता है कि यथार्थवादी सिद्धांत मानव की प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। कहता है, ये कहता है कि मानव से ही तो राष्ट्र बना है, जैसे मानव लालची और स्वार्थी होता है ऐसे राष्ट्र भी लालची और स्वार्थी है। पर जो इसको क्रिटिक करने वाले लोग हैं, जो इसको बुरा कहने वाले लोग हैं, जो इसकी निंदा करने वाले लोग हैं, उन लोगों का क्या कहना है। कहता है ऐसे नहीं होता भाई, आप मानव की प्रकृति को विज्ञान से कैसे जोड़ोगे, वैज्ञानिक अध्ययन उसका नहीं होता, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का तो हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो आप दोनों चीजों को अलग अलग रखो। यह सिद्धांत शक्ति पर अत्यधिक बल देता है, ये गलत है, शक्ति पे इतना बल मत दो। ठीक है, अगर इसकी बातों को हमने मान लिया तो शांति को तो भूल ही जाओ, शांति को तिलांजलि देनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा शांति का, अगर मार्गेंथाउ की बातें मान ली तो। मार्गेंथाउ के विचार में परस्पर विरोध देखने को मिलता है, कहीं तो वो शांति के लिए संघर्ष बनाता है, कहीं वो शांति के प्रयासों की व्याख्या कर रहा है, कहीं तो खुद कह रहा है शांति कैसे आएगी, लड़ाई करके, कहीं खुद कह रहा है शांति लेके आओ, शांति कैसे शांति लाएं जब आप खुद लड़ाई की बातें कर रहे हैं। तो ये विरोध है उसके विचारों में, ऐसा लोग कह रहे हैं। निष्कर्ष क्या है ये आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं निष्कर्ष, वही बातें रिपीट कर रखी है। अब तीसरी जो अप्रोच है वो है संरचनात्मक मार्क्सवाद, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। ये क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म है यानी पूंजीवाद के समर्थक तो है नहीं, पूंजीवाद के तो अगेंस्ट खड़े हैं। तो संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले जो है ये पूंजीवादी समाज में छिपी हुई मूल संरचनाओं की खोज पर बल देते हैं कि ये इनकी मूल संरचना क्या है, ये जो पूंजीवादी समाज है ये टिका किस चीज पर है। इसके विचारक है लुई अल्यूजर, गॉडेलियर। ठीक है,
संरचनात्मक मार्क्सवाद पूंजीवाद की वास्तविक संरचना को जानना चाहते हैं, हकीकत में संरचना है कैसी इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, उसको जानना चाहते हैं। इसके लिए ये ऐतिहासिक अनुभाविक विधियों को नहीं मानते, कहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना सिर्फ इनफ नहीं है, हमको कार्ल मार्क्स को भी पढ़ना पड़ेगा, उनके अनुयायी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने की भी बातें करते हैं और कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप जो है वो, मतलब यहाँ पे भी ये वर्ग संघर्ष की बातें कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष बोले तो एक सर्वहारा वर्ग, एक बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, इसकी बात ये कर रहे हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का तात्कालिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूंजीवाद को समाप्त करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी यानी कम्युनिज्म समुदाय को स्थापित करना। शोषण, विस्तारवाद, असमानता, युद्ध ये होने ही नहीं चाहिए साम्यवादी जगह पे, ऐसी बात ये कह रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी, उदारवादी सिद्धांत यथापूर्व स्थितिवादी हैं, ये सब छोड़ दो। ये सबसे अधिक परिवर्तन पर बल देते हैं। किस चीज का परिवर्तन? पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर जाने वाला परिवर्तन। ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले लोग परिवर्तन पे यानी चेंजेस पे बल देते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं आप देखिए। कहता है यह है प्रोफेसर अरुण बोस, इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत नामक लेख लिखा है जिसके अंदर 4 तत्वों का उल्लेख किया है इस अप्रोच का। सबसे पहले सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद यानी प्रोलिटेरिएट अंतरराष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म। प्रोलिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म, सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद। सर्वहारा किसको कह रहे हैं? ये लेबर क्लास को कह रहे हैं। कहते हैं कि मजदूरों की एकता के सिद्धांत पे ये आधारित है और कहता है बुर्जुआ राष्ट्रवाद के विरोध में और सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद के पक्ष में ये बातें करते हैं, लेबर के पक्ष में और मालिकों के अगेंस्ट ये बातें करते हैं। कहता है आपको जो भी हित देखने हैं, हित किसमें है? मजदूरों के हित में है। संसार के मजदूरों का सामूहिक हित की बातें करते हैं। मजदूरों का कोई देश नहीं है, राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करना ही एक लक्ष्य है। सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही हमको करनी पड़ेगी, तभी लेबर क्लास को आजादी मिलेगी। हमको एक संगठित कार्यवाही करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त करना पड़ेगा। तो ये वही कार्ल मार्क्स की बातें इनके दिमाग में होती है। दूसरी बात कह रहे हैं साम्राज्यवाद का विरोध करो, ठीक है। कहते जो पूंजी है ना वो अंतरराष्ट्रीय हो गई है और एकाधिकार हो गया मालिकों का। लेबर की तो बात ही नहीं करता कोई, लेबर के पैसे के तो मालिक खा जाता है। तो ये यही कह रहा है कि पूंजी अंतरराष्ट्रीय हो गई है, इस पर एकाधिकार हो गया है, असमानता बढ़ रही है। हमको आर्थिक विकास पूंजीवाद का जो है, आर्थिक विकास पूंजीवाद को हटा के साम्यवाद लाना होगा। श्रमजीवी क्रांति यूरोप के अतिरिक्त अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। यूरोप के अंदर लेबर क्लास ने बहुत बार हड़तालें की है, अन्य देशों के अंदर भी ये फैलना चाहिए। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं आप ये देखिए, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, प्रोफेसर अरुण बोस का जो लेख है उसकी बात है, उसमें 4 तत्वों का उल्लेख है। पहला तत्व है सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद, दूसरा है साम्राज्यवाद का विरोध, तीसरा क्या है देखिए, आत्मनिर्णय का अधिकार। विश्व के सभी देशों को अपनी पॉलिटिक्स को निर्धारित करने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और उपनिवेशवाद को समाप्त कर दो, ठीक है। जितना ज्यादा आत्मनिर्णय होगा उतने ज्यादा आप टिकाऊ होगे, उतना ज्यादा आपका देश शक्तिशाली होगा। चौथा तत्व ये कह रहे हैं शांति में सह अस्तित्व। आपको क्या करना है? पीसफुल तरीके से मिलके सबको रहना है ताकि हम पूंजीवादी वृत्तिकरण से बच सके, कैपिटलिस्ट लोग हमारा नुकसान ना पहुंचा सके, सारी लेबर क्लास इकट्ठी हो जाए। ये बातें ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं नव उदारवाद अप्रोच की, न्यू लिबरलिज्म की। न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है? ये कहता है नव उदारवादियों की सबसे प्रमुख विशेषता है मानव की प्रगति में उनकी आस्था कम होती जा रही है। ये इंसान की प्रगति की आस्था जो है इनकी कम होती जा रही है। नव उदारवाद है, लिबरलिज्म है, आजादी है, नए तरीके की आजादी, तो आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं, नए बाजार और मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं। ये मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार पर बल देते हैं कि हमको अपनी विदेश नीति ऐसी बनानी चाहिए जिसमें व्यापार मुक्त हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वो पूंजीवादी तरीके से आगे बढ़े। ये कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वित्तीय और कार्यात्मकता संस्थाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कहती है कि जो फाइनेंशियल जैसे कि आईएमएफ है, ठीक है, जैसे कि आईएमएफ है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, ये जो पॉलिसी, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, ये बात ही कह रहे हैं। स्टीवन लेमी ने अपनी बुक, कौन सी है इसकी बुक? स्टीवन लेमी ने अपनी पुस्तक में नव उदारवादी विदेश नीतियों, लोकतांत्रिक शांति, मुक्त व्यापार, मुक्त द्वार की बातें की है, ठीक है। इसके बाद नव उदारवादी की मूल अवधारणा, ये बेसिकली मानते क्या है, ये मांगते क्या है?
ये कहते हैं भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर ना ज्यादा कुछ है नहीं नव उदारवादियों में, आपको ये याद रखना है, ये मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार की बातें करते हैं और कहते हैं कि जो दूसरे राज्य है ना, ऐसी कोशिश करो वो आपको धोखा ना दे सके, सामने वाला देश आपको धोखा ना दे सके, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय व्याख्या संस्थाओं की स्थापना के द्वारा ही हम इस अविश्वास को खत्म कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी आप संस्था बना दो वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पे, जैसे यूनाइटेड नेशन है, जैसे WTO है, जैसे IMF है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आप बड़े बड़ी जितनी भी संस्थाएं बनाओगे, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पे अविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि हमको ये लगता है कि ऊपर अथॉरिटी बैठी है, हमारे साथ कोई मनमानी नहीं होगी, हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। तो जितनी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं बनाओगे, उतना ज्यादा विश्वास पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा और उतना ज्यादा सहयोग एक दूसरे के साथ बढ़ेगा। अब नियो रियलिस्ट थ्योरी की बात करते हैं। अभी तक हमने रियलिज्म की बात की, अब नियो रियलिज्म, इसके अंदर कौन कौन है? जोजेफ ग्रीचो, कोहिन, नाई, रेमन जारो, केनेथ वॉल्स, चार्ल्स ग्रेसर, रॉबर्ट गिल्पिन, ठीक है। ये सब क्या है? ये नियो रियलिस्ट है। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो एनार्की है, अराजकता है, यहाँ पे कोई एक सरकार या कोई एक नियम नहीं है, अराजकता है, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, ठीक है। कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति स्थापित कर ही नहीं सकता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई शक्ति स्थापित नहीं है, कोई पावर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बैठी, UN को कोई नहीं पूछता। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले UN क्या है, चाय पे चर्चा है। तो ये यही कहते हैं, जो नए वाले रियलिस्ट लोग हैं, कहते हैं कि कोई शक्ति स्थापित नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। यह अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार करते हैं, न कि राज्यों के राष्ट्रीय हितों के अनुसार। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करते, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल लेवल का, उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर भी ये लोग बल देते हैं कि संघर्ष तो होगा, लड़ाई तो होगी, पर संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नव यथार्थवाद की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा संरचनात्मक यथार्थवाद यानी कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इसके अंदर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अगर आपको बनाए रखनी है, इंटरनेशनल सिस्टम अगर आपको बनाए रखना है, तो इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, ठीक है। और सहयोग और संघर्ष दोनों पर ये बल देते हैं। केनेथ वॉल्स हैं, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। 1979 में इनको युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों पे बल देते हैं कि अगर आपको शांति लानी है, युद्ध रोकना है, तो एक दूसरे से सहयोग भी बढ़ाओ, और अगर सहयोग से नहीं बढ़ता तो संघर्ष भी दिखाओ। इनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि राज्य नेतागण शांति में कितने भी इच्छुक क्यों ना हो, व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर देती है। कहता है कोई नेता इंटरनेशनल लेवल पे कितना ही शांति प्रिय क्यों ना हो, लेकिन वो सिस्टम ऐसा है इंटरनेशनल लेवल पर कि युद्ध हो ही जाता है। ये बातें केनेथ वॉल्स कहते हैं, जो संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रणेता है। आधुनिक यथार्थवाद, आधुनिक यथार्थवाद भाई ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शांति के लिए संघर्ष मानता है, ठीक है। आधुनिक नव यथार्थवादी है जोजेफ ग्रीचो, याद रखेंगे जोजेफ ग्रीचो। ये मार्गेनथाउ वाली बातें ही करते हैं, जो मार्गेनथाउ पावर की बातें कर रहे हैं, ये भी वही बातें करते हैं। उदारवादी यथार्थवाद, इसकी 2 शाखाएं हैं, आक्रामक यथार्थवाद, शांतिवादी। उदारवादी यथार्थवाद यानी आजादी की बातें, कुछ बदलाव की बातें कर रहे हैं। आक्रामक यथार्थवाद के अंदर क्या है कि शक्ति और युद्ध से आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जीत सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार ही आक्रमण है, यानी शक्ति और युद्ध है। समर्थक हैं इसके मेरे शायरों, ठीक है। शांतिवादी यथार्थवाद लोग कहते हैं, जैसे चार्ल्स ग्रेसर, इसके प्रमुख समर्थक है चार्ल्स ग्रेसर, ये कहते हैं सहयोग पर अधिक बल देना चाहिए, संघर्ष पर नहीं, ठीक है। उसके बाद सामाजिक रचनावाद, ये एक अलग अप्रोच है, सामाजिक रचनावाद। माइकल बार्नेट जो है वो इसके सबसे बड़े समर्थक हैं, माइकल बार्नेट। ये कहते हैं भाई आपको सामाजिक चीजों का यूज करके अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सवाल भी जो है वो ज्यादा इसमें नहीं बनते, ये यही कह रहा है। कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, सामूहिक मूल्य, संस्कृति, सामाजिक पहचान द्वारा ही निर्मित होती है। आपके समाज की क्या आइडेंटिटी है, उसी से ही इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीजें सेट होती है। इमैनुअल एडलर की ये एक स्टेटमेंट है, रचनावाद यानी स्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, और सामाजिक रचनावाद तर्कवादी और व्याख्यात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के बीच महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब क्या कहता है ये? कहता है कि जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो आपकी संस्कृति है जिसका आप यूज कर सकते हो, सामाजिक चीजों का यूज कर सकते हो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छा करने के लिए,
ठीक है, तो ये बातें ये कह रहे हैं। इसके बाद नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद के अंदर क्या है, 3 तरीके की शाखाएं हैं। सबसे पहली उदारवादी विभेदी नारीवाद, डिफरेंशिएशन फेमिनिज्म। ये यहाँ पे महिलाएं क्या कहती है, यहाँ पे महिलाएं ये कहती हैं कि पुरुष जो कर सकते हैं महिला उतना कुछ नहीं कर सकती। विभेद नारीवादी वाली खुद महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती है। ठीक है, फिर दूसरे पे आती है उदार नारीवाद, उदार नारीवाद। ये क्या कहती है, उदार नारीवाद के जो समर्थक है ये कहती है कि महिला और पुरुष दोनों समान है और महिला वो सब काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, और अगर महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शामिल करा तो एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर आधुनिक यानी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, ये स्पाइक पीटरसन क्या कहते हैं, कहते हैं जो उत्तर आधुनिकी नारीवाद है वो यथार्थवाद का खंडन करते हैं ताकि लिंग के गुप्त प्रभावों को उजागर किया जा सके। ये रियलिज्म को नहीं मानते। जो उत्तर आधुनिक नारीवाद है यानी कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं ये रियलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि रियलिज्म में शक्ति जो पुरुष को दिखाता है, पुरुषत्व को दिखाता है, ये इसलिए उसका खंडन करते हैं और कहते हैं ताकि महिलाओं की भी इंपॉर्टेंस इक्वल हो सके। ठीक है, क्योंकि महिला भी किसी भी युद्ध में बहुत तरीके से भूमिका निभाती है, जैसे कहीं नर्स बन के जा रही है तो कहीं पत्रकार बन के जा रही है, कहीं डॉक्टर बन के जा रही है। ठीक है, तो उनके बिना भी कुछ संभव नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदलाव की तरफ बढ़ती रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, सभी परिघटनाओं की एक ही व्याख्या नहीं हो सकती, नियंत्रण आपको करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें यहाँ पे है। बाकी जो है ये मेन अप्रोचेस थी जिसके बारे में हमने बात की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा आगाज इंस्टीट्यूट चैनल का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहीं देखने को मिल जाएगी, ये पीडीएफ में डलवा दूंगी। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या दिख रहा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व क्या थे। मैंने आपको कुछ 4-5 तत्व बताए थे बिल्कुल फर्स्ट पेज पे। प्रमुख तत्व क्या है, राष्ट्रहित, विवाद, शक्ति एवं सहयोग, ये सभी इसके प्रमुख तत्व हैं। जिसको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है फिर से एक बार सारा पढ़ लेना, सुन लेना, आपको आ जाएंगे। आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए किस पे बल देते हैं, आदर्शवादी लोग सहयोग पर बल देते हैं, ना तो शक्ति पे देते ना ही संघर्ष पे देते, यानी कि सी भी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, डी आएगा, वो सहयोग पर बल देते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, आदर्शवादी सिद्धांत के लिए विवादों को हल करने के लिए आदर्शवादी लोग जो है किस पे बल देते हैं, ये सहयोग पर बल देते हैं, कोऑपरेशन पर बल देते हैं। चौथा सवाल, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है, इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है, शांतिपूर्ण सहयोग, नैतिकता की प्राप्ति, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये सभी। ये वैसे तो अंतरराष्ट्रीय शांति चाहते हैं, ये तरीके हैं, ये तरीके हैं, हम सभी लगा सकते हैं इसमें आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य, क्योंकि आदर्शवादी लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, यही तो बातें कर रहे हैं ना कि इसका लक्ष्य है कि हमको नैतिकता की प्राप्ति हो जाए, हमको शांति की, शांतिपूर्ण सहयोग के तरीके से, नैतिकता के माध्यम से हमको अंतरराष्ट्रीय शांति मिल जाए। ठीक है, तो ये बी, आप ये कह सकते हो बी इसका ऑप्शन आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्शवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन से विद्वान संबंधित है। आदर्शवाद, क्रॉन्डरसेट, डिलोमेसी, शूमैन। हमने देखा था क्रॉन्डरसेट की बुक थी 1795 में जो इन्होंने लिखी थी, तो क्रॉन्डरसेट इसका आंसर आ जाएगा, आदर्शवादी विचारक है। निम्नलिखित शाखा आदर्शवादी सिद्धांत की है, दो हमने पढ़ी थी, एक शांति वाली एक विश्व व्यवस्था वाली, तो दोनों यहाँ पे है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी मान्यताओं के संबंध में सही नहीं है, आदर्शवादी मान्यताओं के बारे में क्या संबंध नहीं, सही नहीं है। मानव स्वभाव से अच्छा है, ये तो सही है। युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खराब विशेषता है, ये भी सही है। युद्ध विषमता आदि के कारण मानव कल्याण, मानव स्वभाव में विकार संस्था के कारण होता है, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक है, मानव कल्याण युद्ध या विषमता के कारण नहीं हो सकता। आदर्शवादी लोग कहते हैं युद्ध तो सबसे बुरा है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। उसने नहीं पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित को यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, किसको, मार्गेनथाउ को। ठीक है, 9 नंबर सवाल, यथार्थवादी सिद्धांत के केंद्रीय बिंदु क्या है, किस चीज पर ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय हित पर, बल पे, सहयोग पे। सहयोग पे नहीं देते भाई, वो ये आदर्शवादी लोगों की बात है, हित और बल। ठीक है, आंसर क्या आएगा, डी। 10वां नंबर सवाल, मार्गेनथाउ की रचना पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। मार्गेनथाउ की बुक का नाम ये पूछ रहा है और वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। मार्गेनथाउ की बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन।
ठीक है, ये टीजीटी एसएसटी के बैचेस चल रहे हैं भाई, जिसको टीजीटी एसएसटी मुझसे करना हो आप लोग कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको चारों सब्जेक्ट में करवा रही हूँ आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मार्गेनथाउ के 6 नियमों में से कौन सा नियम शामिल है? हमने 6 नियम पढ़े थे। राजनीति और मानव प्रकृति, ये भी था। राष्ट्रहित की प्रधानता भी थी, और ये एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये भी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा है? निम्नलिखित कथन किसने कहा है? शक्ति साध्य है इसलिए है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्र हितों को स्वतः हो जाती है। ये बात किसने कही है कि अगर आपके पास शक्ति है तो राष्ट्र हित तो अपने आप आपको वैसे भी मिल जाएगा? किसकी है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है मार्गेनथाउ की, जो एक रियलिस्ट बंदा है। ठीक है, 13 नंबर सवाल। मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत निम्नलिखित को अस्वीकार करता है। मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत किसको अस्वीकार करता है? इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपने सारा पढ़ा है तो आप आसानी से बता दोगे। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है यथार्थवाद एवं आदर्शवाद को किस विचारक ने अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों के रूप में बांटा है? तो ये किसने बांटा है भाई? अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है, ये उसमें कहीं नहीं था, ना तो क्वींस राइट, ना ही कैनन, ना ही वॉल्ट्स। इसमें यथार्थवाद आदर्शवाद को दीर्घकालिक अल्पकालिक इनमें से किसी ने नहीं बांटा, इसलिए क्या आएगा आंसर? डी। 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रधानकर्ता संप्रभु राज्य है। राज्य राष्ट्रीयकर्ता है जो अपने राष्ट्र हितों के अनुसरण में लगा है। प्रत्येक राज्य का विभावी लक्ष्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व है। राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्य नीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्ट सुनिश्चित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर जो सोवरेनिटी है, संप्रभु राज्य है, वो ही सब कुछ करता है। अगर आपके पास निर्णय लेने की ताकत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आत्मनिर्णय की बातें यहाँ पे होती है, संप्रभु राज्य ही प्रधान है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के आइडिया मैंने आपको दिए हैं। अभी इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस की एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर इसी टॉपिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को और मिलेंगे। टॉपिक यही होगा अप्रोचेस पे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, किस तरीके के क्वेश्चन स्टेट में पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, स्पेशली वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे अब रूटीन बेसिस पर रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।